नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी की, बीजेपी सरकार के फैसले से बंगाल में मचे बवाल की, देखेंगे नीट परीक्षा लीक मामले में कैसे बढ़ती जा रही है मोदी सरकार की परेशानी, डीजल पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर विपक्ष ने उठाए क्या सवाल, जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की कैसे बढ़ी मुश्किल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब के वित्त मंत्री ने की आरबीआई गवर्नर से अपील। हरपाल सिंह चीमा बोले सेंट्रल बैंक की आजादी और वित्तीय मजबूती की रक्षा जरूरी। सेंट्रल बैंक की कुल इनकम केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए जाने की रिपोर्ट का दिया हवाला। मनरेगा की जगह लेने वाला बीवीजी रामजी ड्राफ्ट रूल हुआ जारी, लोगों से मांगी गई राय, देश में 1 जुलाई से होगा लागू। लखनऊ में पुलिस और वकीलों के बीच बढ़ा टकराव, चैम्बरों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हुआ विवाद। हाईकोर्ट ने दिया था 72 चैम्बरों को ध्वस्त करने का आदेश, लेकिन तोड़ दिए गए 200। मैं ना तो बेरोजगार हूं और ना ही आलसी, लेकिन मैं खुद को मानद कॉकरोच मानता हूं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सीजेपी का किया समर्थन, केंद्र से की युवाओं की बात सुनने की अपील। आपसे बीजेपी में गए सांसद राघव चड्ढा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, संसद की पिटीशन कमेटी का बनाया अध्यक्ष, 10 सदस्य शामिल। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र में मोदी सरकार जब से आई है तभी से देश में अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। उन पर कई तरह से बंदिशें लगाई गई हैं। सीएए से लेकर एसआईआर तक हर अभियान और योजना का शिकार सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय ही बनता दिखाई दिया है, और इसे लेकर कांग्रेस बड़ा अभियान छेड़ रही है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया है कि देश की सियासत अब बदलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि कुछ महीनों में देश की राजनीति बदलने वाली है। उनका ये बयान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के दौरान आया। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बातचीत के बीच अल्पसंख्यकों पर केंद्रित इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में देश की राजनीति बदलने वाली है। आर्थिक संकट से सरकार घुटनों पर आ जाएगी। सियासत का केंद्र हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी बनेगा। और राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि जहां भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता दिखे, पूरी मजबूती से निडर होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में यह भी फैसला हुआ कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस आने वाले दिनों में साझी शहादत साझी विरासत के नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। यानी अब अल्पसंख्यकों के सपोर्ट में सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस एक पूरा मिशन शुरू करने जा रही है, जिसकी अगुवाई अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी करेंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में उनकी टीम तत्काल कानूनी कार्रवाई के लिए तत्पर रहेगी। यानी अल्पसंख्यकों के हित में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। राहुल गांधी की ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों की अपील कहीं नहीं सुनी जा रही है। बंगाल इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है, जहां बीजेपी की सरकार बनते ही एक के बाद एक एक्शन देखा गया, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, जिसके विरोध में लोग सड़क पर भी उतरे। हालात ये हैं कि आज की तारीख में बीजेपी मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक भी मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में भारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा और हालात को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस देखी गई। दरअसल रिजिजू मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठा रहे थे, जिस पर नाराजगी जताते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि मंत्री मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। जिसके बाद अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। और अब जिस तरह कांग्रेस ने पूरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है, उससे सरकार की मुश्किलें और बढ़नी तय है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार एक के बाद एक अल्पसंख्यक विरोधी फैसले करती दिखाई दे रही है। बकरीद पर पशुवध को रोकने का मामला हो या सड़क पर नमाज पढ़ने का या फिर ईद की छुट्टी का, हर जगह सरकार सख्ती बरतती दिखाई दे रही है, और विपक्ष अगर आवाज उठाए तो फिर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नई बीजेपी सरकार ने ममता बनर्जी सरकार के कई पुराने फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है, और सबसे पहला बड़ा कदम बकरीद की छुट्टियों को लेकर उठाया गया है।
टीएमसी सरकार के दौरान इस त्योहार पर 2 से 3 दिन का सरकारी अवकाश मिलता था, लेकिन अब नई अधिसूचना के मुताबिक इसे घटाकर सिर्फ 1 दिन कर दिया गया है, यानी सिर्फ 28 मई को ही बकरीद की छुट्टी मिलेगी। पहले से घोषित 26 और 27 मई की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें सामान्य वर्किंग डे बना दिया गया है। इसके अलावा राज्य में बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी पर भी पूरी तरह से सख्त पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में अब जमीन पर बुलडोजर एक्शन भी सुर्खियां बटोर रहा है। आसनसोल के बनपुर स्टेशन के आसपास सेल आईएसपी प्रबंधन ने रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई सालों पुराने निर्माणों, पार्टी दफ्तरों और क्लबों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा वार्ड 78 के टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र के कार्यालय की है, जिसे जमींदोज कर दिया गया। इस घटना के बाद से इलाके का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी त्रिवेणी मोड़ इलाके में टीएमसी युवा कांग्रेस के एक दफ्तर को इसको प्रबंधन ने नोटिस देने के बावजूद जगह खाली न करने पर ढहा दिया था। अतिक्रमण हटाने की इस हालिया कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव देखने को मिला। यानी देखा जाए तो राज्य में सरकार बनाने के बाद बीजेपी उसी तर्ज पर काम कर रही है जैसा वो बाकी राज्यों में करती रही है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के फैसलों से बवाल मचा हुआ है। वहीं नीट को लेकर चल रहा बवाल भी थमता नहीं दिख रहा है। छात्रों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। वहीं अब एनडीए के अंदर भी इसे लेकर टकराव दिखाई देने लगा है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में जनता और विपक्ष का आक्रोश थम नहीं रहा। अभी तक तो दिल्ली में एनडीए, मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी और अब सरकार की लापरवाही भरे बयान को देखते हुए विपक्ष ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सरकार को बड़ा अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि या तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो हजारों की फौज लेकर दिल्ली कूच होगा। एग्जाम लीक होने से कई बच्चों ने खुद की जान भी ले ली है, जिसने विपक्ष के गुस्से को और भड़काने का काम किया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान के सीकर से। यहाँ एक गरीब परिवार ने जमीन बेचकर बच्चे को पढ़ाया, लेकिन पेपर लीक होने से बच्चे ने खुद की जान ले ली। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और मदद का पूरा आश्वासन दिया। वहीं इस पूरे मामले में अब एनडीए के नेता भी विपक्ष के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एनडीए ने एक बैठक के दौरान ये मानने से ही मना कर दिया था कि एग्जाम लीक भी हुआ है। वहीं अब इस पर एलजेपीआर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भड़कते हुए साफ कहा है कि ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। देखिए, ये गंभीर मामला है और इसको कतई हल्की बयानबाजी इस पे नहीं की जा सकती है। जांच चल रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। जो भी दोषी है, सिस्टम को ओवरऑल सेंसिटाइज किया जाना चाहिए और ये होगा। एक के बाद एक ये घटना हो गई है, आगे ये स्वीकार्य नहीं होगी। वहीं इस मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के लातूर और पुणे में कई संदिग्ध छात्रों और उनके अभिभावकों से पूछताछ की है। जांच एजेंसी उन माता पिता पर शिकंजा कस रही है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लीक हुआ पेपर खरीदा था। यही नहीं, विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले और विरोध के बाद एनटीए ने भी फीस रिफंड करने के लिए अपना पोर्टल खोल दिया है, जहां स्टूडेंट्स अपनी डिटेल्स डालकर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं अब एनडीए के नेता भी पेपर लीक पर आपत्ति जता रहे हैं। उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नीट पेपर लीक को लेकर छात्र परेशान है, सरकार पर भड़के हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार लोगों की परेशानी को दूर करने की जगह उसे बढ़ाने में लगी हुई है। सप्ताह भर में तीसरी बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी को भी महंगा कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत में आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। 23 मई को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में 87 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 99.51 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। कोलकाता में 94 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 110.64 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। मुंबई में 90 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 108.49 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। चेन्नई में 82 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 105.31 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अगर डीजल के दाम की बात करें तो अब दिल्ली में 91 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
कोलकाता में 95 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 97.02 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 94 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 95.02 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में 87 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 96.98 रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया, महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल पर 9 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए। आज फिर पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। मोदी को बस तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है। एक तरफ जहां दुनिया भर की सरकारें अपनी जनता को राहत दे रही है, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी है। कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो, कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे। जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत 3-3 रुपए बढ़ाई गई थी। फिर 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। इस तरह पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल लगभग 5 रुपए महंगा हो गया है। वहीं सीएनजी आज दूसरी बार महंगी हुई है। हैरत की बात तो ये है कि हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आम जनता को भरोसा दिलाया था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, जबकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि देश में ईंधन की किल्लत मंडरा रही है। महंगाई से देश की जनता परेशान है, लेकिन सरकार का ध्यान अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने पर लगा हुआ है। बेरोजगारों को लेकर सीजेआई की एक टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार मुश्किल में घिरती दिख रही है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी तैयार हुई। लेकिन सरकार को अपना ये विरोध पसंद नहीं आया और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इससे जुड़े निशान मिटाने का अभियान चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से डरी हुई है, इसलिए तमाम सियासी हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि सरकार के इशारे पर उनकी आधिकारिक वेबसाइट cockroachjanataparty.org को भी बंद करवा दिया गया है। ये घटनाक्रम पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के निलंबन और हैकिंग के बाद सामने आया है, जिससे डिजिटल सेंसरशिप पर बहस और तेज हो गई है। दीपके के मुताबिक इस वेबसाइट पर कॉकरोच जनता पार्टी के 10 लाख से ज्यादा पंजीकृत सदस्य जुड़े हुए थे। इसके अलावा करीब 6 लाख लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाली ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर भी किए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए तीखे संदेश में दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, सवाल उठाने और बेहतर भविष्य की मांग करने वाले युवाओं की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। आखिर सरकार कॉकरोच से क्यों डर रही है? जैसा आप जानते हैं कि 23 मई की सुबह ही पार्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के हैक होने की खबर दी थी। अभिजीत दीपके ने बताया था, कृपया ध्यान दें कि फिलहाल हमारी किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं है। इसके बाद किए गए किसी भी पोस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक बयान न माना जाए। हालांकि लगातार हो रही इन डिजिटल चुनौतियों के बावजूद दीपके ने आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है। उन्होंने समर्थकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने के बावजूद उनका अभियान खत्म नहीं होगा और उनकी टीम एक नई डिजिटल जगह पर काम करने की तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं अब राजनीति भी गरमाई हुई है। विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहा है। एक्स हैंडल बंद, वेब पेज बैन, इंस्टा अकाउंट हैक, ये सब कुछ ही घंटों के अंदर हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के विरोध का क्या अंजाम हो सकता है। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर देशवासी डरे हुए दिख रहे हैं, खास तौर पर सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों का अंजाम देशवासियों को ही भुगतना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की मंजूरी दे दी है। 22 मई को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की 623वीं बैठक में फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। ये राशि पिछले साल दिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है और आरबीआई के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड भुगतान माना जा रहा है, जिसके बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने पोस्ट किया कि भाजपा सरकार देश के खराब आर्थिक हालत छिपाने के लिए आरबीआई के बफर फंड का इस्तेमाल कर रही है। यूपीए सरकार को अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में आरबीआई से जितना डिविडेंड मिला, उससे ज्यादा रकम एनडीए सरकार को सिर्फ 1 साल में मिल रही है। पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार आरबीआई से 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुकी है और इसके लिए केंद्रीय बैंक के आकस्मिक जोखिम बफर यानी सीआरबी को
7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया गया। सरकार राजकोषीय घाटे और राजस्व की कमी को छिपाने के लिए आरबीआई के आपातकालीन फंड का सहारा ले रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत है और टैक्स कलेक्शन अच्छा है, तो फिर सरकार को बार बार आरबीआई से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आरबीआई का यह रिकॉर्ड डिविडेंड किसी आर्थिक चमत्कार का नहीं, बल्कि वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत है। अब विपक्ष के इन आरोपों के बाद बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज हो सकता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल उठाए हैं। वही सवाल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा को लेकर भी उठ रहे हैं। रूबियो भारत पहुंचे हैं और नई दिल्ली में क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। उस क्वाड को मजबूत करने की बात कह रहे हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप कचरे के ढेर में फेंक चुके थे। ट्रंप के चलते ही पिछले साल भारत में होने वाला क्वाड सम्मेलन रद्द हुआ और इस साल ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का शिखर सम्मेलन होना है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसे भी रद्द माना जा रहा है। ऐसे में अचानक अमेरिका की क्वाड में बड़ी दिलचस्पी। ईरान से संभावित जंग से पहले मार्को रूबियो की भारत यात्रा सवालों में है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। पहले ही दिन उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस दौरान रूबियो ने पीएम मोदी को अमेरिका यात्रा का न्योता दिया है, जिसे उन्होंने कबूल भी कर लिया है। कहने को मार्को रूबियो का यह दौरा क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन अब इसके तार ईरान जंग से जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पश्चिम एशिया में जबरदस्त हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान पर हमले के संकेत दे रहे हैं, उस बीच में मार्को रूबियो की भारत यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ईरान जंग में अमेरिका को यूरोप का साथ नहीं मिल पाया था। ऐसे में अमेरिका ईरान के खिलाफ नए सहयोगियों की तलाश में है। वहीं भारत ईरान की दोस्ती सालों पुरानी है। ऐसे में क्या अमेरिका के दबाव में भारत ईरान के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का हिस्सा बनेगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वैसे अमेरिका भारत को सिर्फ ईरान से ही दूर नहीं करना चाहता, बल्कि वो भारत और रूस की दोस्ती में भी दरार डालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल मार्को रूबियो ने भारत की यात्रा पर आने से पहले मियामी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, हम चाहते हैं कि अमेरिकी ऊर्जा भारत की ऊर्जा पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बने। हमें ये भी लगता है कि वेनेजुएला के तेल को लेकर भी अवसर मौजूद है। भारत हमसे जितना तेल खरीदना चाहता है, उतना हम देने के लिए तैयार है। अमेरिका इस समय रिकॉर्ड स्तर पर तेल उत्पादन और निर्यात कर रहा है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल खरीदी बंद कर दे। अमेरिकी दबाव में भारत सरकार ऐसा करते हुए दिख भी रही थी, जब ईरान जंग से पहले रूस से तेल खरीदी बेहद कम कर दी गई थी। लेकिन ईरान जंग में जब भारत में तेल संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, तब रूस ने ही भारत की मदद की। वो बात अलग है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते जो छूट पहले तेल खरीद पर भारत को दी जा रही थी, वो अब रूस ने खत्म कर दी है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत दौरा देश की चिंता भी बढ़ा रहा है कि क्या अमेरिका के दबाव में भारत ईरान और रूस से दूरी बनाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जिस मेलोडी चॉकलेट की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही थी, उसका रिएक्शन हो गया है। जी हाँ, मोहतरमा मेलोनी, जिनके लिए वो मेलोडी चॉकलेट पेश की गई थी, उन्होंने साहिब के भारत लौटते ही 2.4 मिलियन का भारत के साथ में हुआ सौदा रद्द कर दिया है। अब सोचिए, इतना टूर हुआ, इतना विजिट हुआ, इतना सब कई देशों की यात्राएं हुई, उसके अंदर जो खर्चा हुआ देश का, उसके बाद में इतना बड़ा सौदा ये तो सामने आया है जो रद्द हो गया है। अब देखना ये कि आगे और क्या क्या होगा। फ़िलहाल तो मेलोडी चॉकलेट का रिएक्शन हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।